नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। ट्वेल्थ में हमारा 11वां चैप्टर विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति चल रहा है और आज हम इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डी ब्रोगली की परिकल्पना। इस परिकल्पना के आधार पर हम द्रव्य की द्वैत प्रकृति आपको समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने इस चैप्टर में प्रकाश या जो विकिरण है उसकी द्वैत प्रकृति को प्रदर्शित करने वाली एक महत्वपूर्ण घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में अध्ययन किया है, जिसमें हमने प्रकाश की कणीय प्रकृति के बारे में अच्छे से अध्ययन किया है। लास्ट जो चैप्टर था, 10वां जो चैप्टर था तरंग प्रकाश की, उसमें हमने प्रकाश की तरंगीय प्रकृति पढ़ी और इस चैप्टर में हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना पढ़ी, जिसे प्रकाश की कणीय प्रकृति के आधार पर समझाया गया, जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो प्रकाश या जो विकिरण होती है उसकी द्वैत प्रकृति होती है। अर्थात प्रकाश के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली सभी घटनाओं को समझाने हेतु हमें प्रकाश की दोनों प्रकृति माननी पड़ेगी। अर्थात तरंगी और कणीय दोनों प्रकृति हमें मानकर कंसीडर करके चलनी पड़ेगी, तभी प्रकाश द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली सभी घटनाओं की व्याख्या की जा सकती है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि यदि कोई कण गति कर रहा है तो गतिशील द्रव्य कण है, तो उस गतिशील द्रव्य कण के द्वारा कणीय प्रकृति तो प्रदर्शित की ही जाती है, साथ में वो तरंगीय प्रकृति भी प्रदर्शित करता है। और इसके बारे में सर्वप्रथम डी ब्रोगली ने एक परिकल्पना प्रस्तुत की। उस परिकल्पना को यहां पर हम समझेंगे। और डी ब्रोगली ने गतिशील द्रव्य कण के लिए तरंगदैर्घ्य का सूत्र भी बताया। उस सूत्र को भी यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे। हालांकि ये एक हाइपोथेसिस थी, एक परिकल्पना मात्र है। इसका प्रायोगिक रूप से कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, ठीक उसी प्रकार से द्रव्य की भी द्वैत प्रकृति होती, ये कह दिया गया। लेकिन प्रायोगिक रूप से सर्वप्रथम में डेविसन जर्मर प्रयोग के द्वारा देखा गया। ओके, तो ये प्रूफ हो चुका है कि गतिशील जो द्रव्य कण है वो भी द्वैत प्रकृति के होते हैं, अर्थात वो कणीय प्रकृति के साथ में तरंगीय प्रकृति भी प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि डी ब्रोगली की परिकल्पना है क्या। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। डी ब्रोगली की परिकल्पना। तो देखिए, डी ब्रोगली की परिकल्पना है क्या। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार से प्रकाश तरंगीय प्रकृति के साथ में कणीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, ठीक उसी प्रकार एक गतिशील द्रव्य कण कणीय प्रकृति के साथ तरंगीय प्रकृति प्रदर्शित करना चाहिए। ये इन्होंने कहा कि जैसे प्रकाश की भी दोनों प्रकृति होती है, ठीक वैसे ही गतिशील द्रव्य कण की भी दोनों प्रकृति होनी चाहिए। यह डी ब्रोगली के द्वारा कहा गया। इनके द्वारा प्लांक के क्वांटम मॉडल और आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध की सहायता से गतिशील द्रव्य कण की तरंगदैर्घ्य का सूत्र भी प्रतिपादित किया गया, जो कि अभी हम देखेंगे। सबसे पहले इस परिकल्पना को देख लीजिए, क्या है डी ब्रोगली की परिकल्पना क्या है। देखिए, इसका जो स्टेटमेंट है वो मैं आपके सामने पुट कर रहा हूं। क्या कह रहा है, इसके स्टेटमेंट के द्वारा डी ब्रोगली के अनुसार डी ब्रोगली के अनुसार जिस प्रकार प्रकाश के द्वारा
के द्वारा तरंग प्रकृति के साथ साथ तरंग प्रकृति के साथ 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 कणीय प्रकृति प्रदर्शित की जाती है। प्रदर्शित की जाती है ठीक उसी प्रकार गतिशील द्रव्य कण के द्वारा गतिशील द्रव्य कण के द्वारा गतिशील द्रव्य कण के द्वारा कणीय प्रकृति के साथ तरंगीय प्रकृति भी प्रदर्शित की जानी चाहिए। तरंगीय प्रकृति प्रदर्शित की जानी चाहिए। एक बार इस परिकल्पना को पुनः समझ लीजिए। इन्होंने क्या कहा है कि जैसे प्रकाश तरंग प्रकृति के साथ में कणीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, ठीक उसी प्रकार जो गतिशील कण है उसके द्वारा कणीय प्रकृति के साथ साथ तरंगीय प्रकृति भी प्रदर्शित की जानी चाहिए। यह है डी ब्रोगली की परिकल्पना। अब देखिए, इन्होंने दो फॉर्मूले लिए। एक तो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, दूसरा प्लांक का क्वांटम मॉडल। वहां से ऊर्जा के दो फॉर्मूले लिए और दोनों फॉर्मूलों को इक्वल पुट करके गतिशील द्रव्य कण की तरंगदैर्घ्य का सूत्र निकाला। चलिए आप भी देख लीजिए क्या है फॉर्मूला। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से क्या कहता है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध? आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से देखिए, द्रव्यमान और ऊर्जा के मध्य एक क्रांतिकारी फॉर्मूला अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया, E बराबर mc²। E बराबर mc², और इसको हम दे देते हैं समीकरण 1, इक्वेशन नंबर 1 हमने दे दी है। इसके पश्चात प्लांक के क्वांटम मॉडल से प्लांक के क्वांटम मॉडल से क्वांटम सिद्धांत से हम ऊर्जा का फॉर्मूला E बराबर h न्यू जानते हैं। E बराबर h न्यू। हमारे पास में ऊर्जा के दो सूत्र आ चुके हैं। अब इन दोनों सूत्रों को हम बराबर पुट कर देंगे समीकरण 1 बराबर 2 से। समीकरण 1 बराबर 2 से 1 और 2 को हमने क्या कर दिया है? इक्वल पुट कर दिया है। दोनों को जब इक्वल पुट कर देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? mc² इक्वल टू h न्यू। अब इसमें m इंटू सी इंटू में c इक्वल टू h। अब देखिए, न्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हम एक फॉर्मूला जानते हैं, c बराबर न्यू लैम्बडा। तो यहां से न्यू बराबर हम पुट कर सकते हैं c अपॉन में लैम्बडा पुट कर सकते हैं। तो न्यू के स्थान पर मैं लिख देता हूं c बटेवा लैम्बडा। यहां से c से c क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास में m इंटू सी
m इंटू सी की जगह हम यहां पर पुट कर देंगे p, जो कि संवेग को बताता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, संवेग को बताता है। ये द्रव्यमान गुणा वेग जो कि संवेग को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां से p बराबर h अपॉन में लैम्बडा हमारे पास में आ जाएगा। तो ये अपने पास में आ गया है एक रिलेशन। इस रिलेशन को देखिए मैं इस तरीके से लिख देता हूं, लैम्बडा बराबर h अपॉन में p, इसको हम डी ब्रोगली की तरंगदैर्घ्य का सूत्र कहते हैं। इसी को ही क्या कहा जाता है, डी ब्रोगली की तरंगदैर्घ्य, डी ब्रोगली की तरंगदैर्घ्य कहलाती है, डी ब्रोगली की तरंगदैर्घ्य कहलाती है। ओके, इसी को हम क्या कहेंगे, डी ब्रोगली की तरंगदैर्घ्य कहेंगे। लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन पी, और इस p के स्थान पर आप इस तरीके से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो देखिए क्या क्या, इसको दूसरे रूपों में भी हम लिख सकते हैं। p बराबर कई जगह पर हम m इंटू वी भी यूज में लेंगे, तो लैम्बडा बराबर अपने पास में h अपॉन में एम वी भी हम लिख सकते हैं। इस तरीके से भी इसको हम पुट कर सकते हैं। ओके, ये आ गई है डी ब्रोगली की तरंगदैर्घ्य। इसका मतलब आ गया है कि यदि कोई स्मॉल m द्रव्यमान का कोई कण v वेग से गति करता है तो वो लैम्बडा तरंगदैर्घ्य से तरंग प्रदर्शित करेगा। इसका मतलब ये हो गया है कि यदि किसी कण को हम इस रेखा के अनुदिश गति करवाएं, कोई कण है स्मॉल m द्रव्यमान का v वेग से इस रेखा के अनुदिश गति करता है, तो एक्चुअल में यदि उसको आप देखेंगे तो इस तरीके से तरंगीय रूप में चलता है, इस रूप में चलेगा। और उसकी जो तरंगदैर्घ्य है, यह है लैम्बडा। ये क्या है, लैम्बडा। हालांकि भारी कण के लिए या जिसका वेग कम है उसके लिए लैम्बडा का मान बहुत कम होता है, अति अल्प होता है। तो या तो कण का द्रव्यमान बहुत कम होना चाहिए, वेलोसिटी काफी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब इस हिसाब से लैम्बडा बहुत कम होता है। साधारणतः यदि हम किसी पत्थर को फेंकें तो उसमें हमें वो इस तरीके से तरंग के रूप में चलता हुआ नजर नहीं आता। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि उसका जो द्रव्यमान है वो काफी ज्यादा है और उसकी वेलोसिटी क्या है इस हिसाब से नहीं है कि वो तरंगदैर्घ्य क्रिएट कर सके। आ गई बात समझ में? तो क्या है कि या तो कण का द्रव्यमान बहुत कम होना चाहिए, कण का द्रव्यमान क्या होना चाहिए, बहुत कम, जैसे इलेक्ट्रॉन की कोटि का द्रव्यमान होना चाहिए, तब वो तरंगदैर्घ्य है वो थोड़ी बहुत प्रेक्षित होगी। चलिए हम देखेंगे अभी थोड़ा सा, एक बार फॉर्मूला आप समझ लीजिए किस तरीके से आया है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं इस फॉर्मूले को और किस तरीके से लिख सकते हैं। अपने पास में आ चुका लैम्बडा बराबर एच अपॉन में पी। देखिए हम एक रिलेशन जानते हैं गतिज ऊर्जा तथा संवेग के बीच में, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच में। गतिज ऊर्जा देखिए क्या जानते हैं भाई, गतिज ऊर्जा के बराबर हम जानते हैं 1/2 m v²। इसको मैं m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हम लिख देंगे। इसको हम 1/2 p² अपॉन m से पुट कर देंगे तो p² बराबर क्या आ गया 2m के आ गया है। p बराबर अपने पास में आ गया है अंडररूट में 2m के। ये अपने पास में आ चुका है संवेग का सूत्र। इसी संवेग के सूत्र को हम इसमें पुट कर देंगे तो लैम्बडा बराबर अपने पास मिल चुका है h अपॉन में अंडररूट में 2m के। तो ये तरंगदैर्घ्य का एक और सूत्र आ चुका है। ओके, ये तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला हमें प्राप्त हो गया है। जहां देखिए h तो क्या है, प्लांक नियतांक। h क्या है,
प्लांक नियतांक है जिसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। ओके, और ये जो m है वो मास ऑफ पार्टिकल, जो गतिशील कण है उसका द्रव्यमान है, कि उसकी काइनेटिक एनर्जी है। ये उसकी गतिज ऊर्जा है। इस फॉर्मूले को हम एक अन्य रूप में और लिख सकते हैं। वो रूप क्या है कि यदि कोई गतिशील आवेशित कण है उसको गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा से प्राप्त हो। चलिए देखिए, यदि आवेशित कण को, आवेशित कण को गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा से प्राप्त हो, विद्युत ऊर्जा से प्राप्त हो, विद्युत ऊर्जा से यदि मिले तो क्या होगा? गतिज ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा के बराबर होगी। गतिज ऊर्जा के स्थान पर हम क्या पुट कर देंगे? विद्युत ऊर्जा। देखिए, हमारे पास में लैम्बडा का फॉर्मूला क्या आया? एच अपॉन में पी। पी के स्थान पर हमने अभी अभी लिखा अंडररूट में 2m के, 2m के। अब के स्थान पर हम क्या पुट कर सकते हैं? Q इंटू वी लिख सकते हैं, Q इंटू वी लिख सकते हैं। तो H अपॉन में अंडररूट में 2m⁴ इस तरीके से हम पुट कर देंगे कि जो गतिशील कण है उसका आवेश है, ये क्या है? गतिशील कण का आवेश, गतिशील कण का आवेश, और v है उसको दिया गया विभवांतर। v क्या है? आवेशित कण को दिया गया विभवांतर, आवेशित कण को दिया गया विभवांतर है। तो देखिए, यहां से आपको क्वेश्चन देखिए अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। एक तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है जब गतिज ऊर्जा सेम हो, गतिज ऊर्जा क्या रहे? के क्या रहे? नियत। तो लैम्बडा है वो द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। के जब नियत रहता है तो लैम्बडा है वो स्मॉल m के अंडररूट के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यहां से लैम्बडा 1 अपॉन में लैम्बडा 2 ये बराबर होगा अंडररूट में m2 अपॉन में m1 के। ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे अल्फा कण है और बीटा कण है, ये गति कर रहे हैं, या अल्फा कण और इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, जबकि उनकी गतिज ऊर्जाएं सेम है, तो तरंग ध्रुवों का अनुपात क्या होगा? आपको अल्फा कण प्रोटॉन दे सकते हैं, उनका अनुपात, तरंग ध्रुव का अनुपात पूछा जा सकता है। तो इस पर आधारित क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, ध्यान में रखें। अब इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं कि जब कोई आवेशित कण Q v विभवांतर से गति करता है तो उसकी तरंग दैर्घ्य लैम्बडा बराबर h अपॉन में अंडररूट 2m⁴v के बराबर होती है। मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन की बात करूं कि इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रख देंगे, आवेश रख देंगे, h का मान हम जानते ही हैं, और उस इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट का विभवांतर दें, तो उस स्थिति में चलिए देख लेते हैं उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी। v विभवांतर से, v विभवांतर से गतिशील
विभवांतर से गतिशील इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य, इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी? विभवांतर से गतिशील इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ क्या होगी? चलिए, अपने पास में तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला है तरंगदैर्घ्य लैम्बडा बराबर एच अपॉन में अंडर 2m⁴ यह आ चुका है। अब इसमें हम इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे एच का जो मान होता है वो 6.62 इंटू 10⁻34 अपॉन 2, एम यहां पर है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू क्यू यहां पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 1.6 इंटू 10⁻19 और v यहां पर पड़ा ही है, v को मैंने v ही रहने दिया। ठीक है, अपने पास में क्या आ चुका? लैम्बडा बराबर, यदि हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो 12.27 गुणा 10 की घात -10 अपॉन अंडरूट में v आएगा। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लैम्बडा बराबर 12.27 एंगस्ट्रॉम बट्टे में अंडरूट v, ये हम पुट कर सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं। तो ये लैम्बडा का फॉर्मूला आ गया है 12.27 एंगस्ट्रॉम बट्टे में अंडरूट v। यदि हम v वोल्ट का विभवांतर किसी इलेक्ट्रॉन को दें तो उसकी तरंगदैर्घ्य का सूत्र ये होगा। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ले लेता हूं कि मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट का विभवांतर दे, किसी इलेक्ट्रॉन को, इसे दे रहे हैं हम विभवांतर, इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट का विभवांतर देने पर, 100 वोल्ट का विभवांतर, 100 वोल्ट का विभवांतर देने पर उसकी तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए, उसकी तरंगदैर्घ्य, उसकी तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए, कितनी होगी उसकी तरंगदैर्घ्य। चलिए देखिए, यहां पर v का मान है वो 100 वोल्ट है, कितना है? 100 वोल्ट। तो अपने पास में लैम्बडा बराबर क्या आ गया? 12.27 एंगस्ट्रॉम बट्टे में अंडरूट में v, तो ये 12.27 गुणा 10 की घात -10 बट्टे में अंडरूट में 100, इसमें हम 10 का भाग लगा देंगे, गुणा 10 की घात -10 बटेवा 10, तो लैम्बडा बराबर आ चुका 1.227 इंटू 10⁻−10, 1.227 एंगस्ट्रॉम। ओके, इसका मतलब ये हो गया है कि इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान काफी कम है उसका भी तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम की कोटि का हमें प्राप्त हो रहा है। तरंगदैर्घ्य बहुत कम प्राप्त हो रहा है, हालांकि हो रहा है, शून्य नहीं है, तरंगदैर्घ्य की वैल्यू हमें मिल रही है लेकिन बहुत कम मिल रही है। ओके, ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं, फॉर्मूला तो डी ब्रोगली ने दे दिया था, फॉर्मूले के आधार पर हमने इस इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य भी फाइंड आउट कर ली है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से प्रकाश तरंगीय प्रकृति के साथ में कणीय प्रकृति प्रदर्शित करता, ठीक उसी प्रकार से जब कोई कण गति करता है तो उसमें कणीय प्रकृति तो होती है, वो तरंगीय प्रकृति भी प्रदर्शित करता है, हालांकि हमें अपनी नंगी आंखों से प्रेक्षित नहीं होती, क्योंकि तरंगदैर्घ्य इतनी छोटी होती है कि हम उसको देख नहीं पाते। जैसे मान लीजिए
उसको भी थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि लैम्बडा बराबर अपने पास में होता है एच अपॉन में पी, पी की जगह में ले लेता हूं एम इंटू वी। अब मैं यहां पर एक कण ले लेता हूं 100 ग्राम का कण, 0.1 kg का कण ले लिया। उसकी जो वेलोसिटी है वो मैंने ले ली 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो लैम्बडा कितना आ जाएगा 6.62। यहां से आप देखें 6.62 इंटू 10 द पावर माइनस 34, ये मैंने एच की वैल्यू पुट कर दी है। मास ऑफ पार्टिकल 0.1, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 10, तो इसको इससे गुणा करेंगे 1 आ जाएगा। लैम्बडा का मान हमारे पास में 6.62 इंटू 10 द पावर माइनस 34 मीटर में मिला। तो ये जो तरंग धैर्य है वो काफी कम मिल रही है, 10 की घात माइनस 34 मीटर। ये इतनी छोटी है, इतनी छोटी है कि आप ये अंदाजा लगाइए कि एक परमाणु का आकार 10 की घात माइनस 10 मीटर का होता है और नाभिक का आकार 10 की घात माइनस 15 मीटर का होता है, उससे तो ये काफी छोटी है। ठीक है, तो ये तरंग धैर्य हमें जो प्राप्त हो रही है इसकी वैल्यू काफी कम होती है, इस कारण से हमें ये प्रेक्षित नहीं होती है, इतनी छोटी होती है, इतनी छोटी होती है कि इसके सामने नाभिक भी बहुत बड़ा होगा। ओके, तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने डी ब्रोगली की परिकल्पना देखी और उन्होंने द्रव्य की तरंग प्रकृति के बारे में बताया। ओके, हालांकि इस तरंग प्रकृति को सिद्ध करने के लिए प्रायोगिक रूप से डेविसन जर्मर प्रयोग से द्रव्य की तरंग प्रकृति प्रायोगिक रूप से सिद्ध हो पाई। ओके, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले चैप्टर, अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो परमाणु, एटम वाला हम लेकर लौटेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।